रोहित अपनी माँ संचिता के साथ रहा करता था। रोहित काफी अच्छी कंपनी में काम किया करता था। ऐसे ही एक रात रोहित अपने ऑफिस से घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, आपको पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। पर क्यों बेटा, आज तो इतना खुश क्यों है? कोई बात है क्या? कोई खुशखबरी है? और नहीं तो क्या माँ, मेरा प्रमोशन हो गया है और आपको पता है माँ कि मुझे इससे भी बड़ा प्रमोशन मिलेगा और इसलिए मुझे नेपाल जाना पड़ेगा। और जब मैं वहाँ से आऊँगा ना तो यहाँ मुझे अपनी कंपनी में एक नई पोस्ट मिलेगी। अब आप बताओ ये खुशखबरी है या नहीं? सच में बेटा, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। अच्छा, कब जाना है तुझे नेपाल? माँ, बस कल ही निकलना है। बेटा तू बहुत काबिल लड़का है, पर ध्यान रखना मैं वहाँ नहीं रहूंगी, इसलिए तुझे अपना ध्यान खुद रखना है। और हाँ, वहाँ की लड़कियों से दूरी बनाए रखना। मैंने सुना है वहाँ की चिंगचोंग लड़कियाँ काफी तेज होती हैं। माँ, कैसी बात कर रही हो आप? इस तरह से अब रोहित रात का खाना खा लेता है और सो जाता है। अगली सुबह वो नेपाल के लिए निकल जाता है और जब वो नेपाल आता है तब वो नेपाल के एक होटल में रुकता है और अपने ऑफिस का काम शुरू करता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन बाजार में उसकी टक्कर अंजुला से होती है। अंजुला काफी सुंदर और गोरी लड़की थी। उसको देखकर रोहित उसके ऊपर पूरी तरह से फ्लैट हो जाता है और उसे बस निहारता रहता है। उसको देखकर रोहित अपने मन में कहता है, यार रोहित, नेपाली लड़कियाँ तो काफी सुंदर होती हैं। के तुम्हें अंधो छो, तिमीले देख्नु के एउटी केटी यटाबाट गेरोइक छे। क्या यटाबाट गई रे है? क्या बोल गई तुम? मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। क्या तुम्हें हिंदी आती है? जी हाँ, हमको हिंदी आता, पर लगता कि आपको नेपाली नहीं आता। हम आपको बोलता कि आपका हम दिखाई नहीं देता। आप अंधा है का? नहीं, मैं अंधा नहीं है। मतलब मैं अंधा नहीं हूँ, पर आपकी खूबसूरती के पीछे मुझे कुछ दिखाई नहीं। रोहित की बात सुनकर अंजुला हंसते हुए चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ समय और गुजरता है। समय के साथ अंजुला और रोहित की नजदीकियां बढ़ती है। समय के साथ रोहित अंजुला से शादी तक कर लेता है। रोहित नेपाल गया तो अकेले था, लेकिन जब वो वापस इंडिया आता है तो अकेले नहीं बल्कि अपने साथ नेपाली बीवी लाता है। अपनी नेपाली बहू को देखकर संचिता अपने बेटे से कहती है, बेटा ये किसको ले आया तू? देखने में तो चिंगचोंग लग रही है। माँ, ये चिंगचोंग नहीं बल्कि आपकी नेपाली बहू है। क्या कहा? नेपाली बहू? हे भगवान, मैंने अपने बेटे के लिए ना जाने कौन कौन से सपने संजोए थे, लेकिन मेरे बेटे ने तो मेरे सारे सपने एक झटके में ही तोड़ दिए। मैंने तुझे कहा था कि नेपाली लड़कियां काफी चालाक होती है, लेकिन तूने फिर भी इससे शादी कर ली। माँ, ये बहुत अच्छी है। खैर छोड़ो, हम दोनों का स्वागत नहीं करोगी आप? अब मैं और कर भी क्या सकती हूँ? अब चाहे जैसे भी हो, मेरी नेपाली बहू तो है ही ना। हाँ बेटा, चलो अब तुम दोनों घर के अंदर आ जाओ। इस तरह से अब संचिता की नेपाली बहू घर में आती है, जिसके बाद अंजुला रोहित से कहती है, रोहित, कौन हुन ई महिला? इनी मेरी सासू हुन? हाँ। रोहित, ये क्या बोले जा रही है? ये मुझे जरूर नेपाली भाषा में गाली दे रही होगी। और तू कैसा बेटा है, अपनी माँ के लिए गालियाँ सुन रहा है और उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है। माफी करना सासू माँ, लेकिन हम आपका गाली नहीं दिया। हम रोहित से पूछा कि आप हमारा सासू माँ है का? अरे वाह, मेरी नेपाली बहू को हिंदी भी आता है, मतलब आती है। बहू, जब तुम्हें हिंदी आती है तो तुम हिंदी क्यों नहीं बोलती? आज से तुम हिंदी ही बोलना। सासू माँ, हमको हिंदी आता, पर थोड़ा थोड़ा। क्या? माँ, ये बोल रही है उसको हिंदी थोड़ी सी आती है। अरे कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, अपनी नेपाली बहू को सब सिखा दूंगी। चल बहू, मैं तुझे अपने घर की रसोई दिखा देती हूँ, क्योंकि अब जब मेरी नेपाली बहू आई है तो उसको रसोई भी तो देनी ही पड़ेगी ना। अंजुला को हिंदी आती है और अंजुला काफी संस्कारी भी लग रही है। यही सोचकर संचिता उसे अपनाती है। इस तरह से अब संचिता अपनी बहू को अपनी रसोई दिखाती है और वहाँ से चली जाती है। रसोई देखकर अंजुला खुद से कहती है, ये रसोई तो बिल्कुल नेपाली रसोई जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं खाना कैसे बनाएगा? यहाँ पर तो बर्तन ही नहीं दिख रहा। एक काम करता है, मैं अपनी सासू माँ के पास जाकर उनसे सब कुछ पूछ लेता है। इस तरह से अब अंजुला अपनी सास के पास जाती है और उसे कहती है, सासू माँ, मैं आपसे जानना चाहता था कि यहाँ पर बर्तन कहाँ रखा है? हमको बर्तन नहीं दिखा। बर्तन नहीं दिखा? पर बर्तन तो वहीं रखा है। कौन सा बर्तन चाहिए तुझे? सासू माँ, हमको मलाई पैन, छाल, तवा, कुकर चाहिए। तो क्या चाहिए? ये सब क्या है? रुको सासू माँ, हम आपको अभी अपना फोन में उसका फोटो दिखाता है। इस तरह से अब अंजुला को फोन में कढ़ाई, छलनी, तवा और कुकर की फोटो दिखाती है
उसको देखकर संचिता कहती है, अच्छा, तो तुझे कढ़ाई, छलनी, तवा, कुकर चाहिए। अरे ये बोलना बहू, चल मैं तुझे सब दिखाती हूँ। इस तरह से अब संचिता अपनी बहू को रसोई के सारे बर्तन दिखाती है और उसको सब समझाती है। लेकिन हमारी अंजुला को तो नेपाली खाने के अलावा कुछ और बनाना आता ही नहीं था और बस इसीलिए वो अपनी पहली रसोई में नेपाली खाना बनाती है। और जब वो खाना टेबल पर परोसती है तब वो खाना देखकर संचिता अपनी बहू को कहती है, बहू ये क्या बनाया है तूने? सासू माँ, ये हम नेपाली खाना बनाया है। क्यों बहू, तू इंडियन खाना नहीं बना पाता? मतलब तुझे इंडियन खाना बनाना नहीं आता? नहीं सासू माँ, नहीं आता, लेकिन तामा यहाँ पकाऊ सीखने छू। क्या नेछू, क्या बोली तू? मतलब सासू माँ कि मैं यहाँ का खाना बनाना सीखेगा। अच्छा ठीक है, तू जल्दी सीख लेना, तब तक मैं इस खाने से ही अपना गुजारा कर लूंगी। इस तरह अब कुछ महीने गुजर जाते हैं, लेकिन मंजुला अभी तक अपनी रसोई में इंडियन खाना बनाना नहीं सीख पाई थी। ऐसे ही एक दिन जब अंजुला अपनी सास को फिर से नेपाली खाना परोसती है, तब संचिता को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी बहू के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, अंजुला बहू ये क्या लगा रखा है तूने? अरे भाई मैं मानती हूँ कि तू नेपाली है और तुझे इंडियन खाना बनाना नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तू इंडियन खाना सीखेगी ही नहीं। मैं नेपाली खाना खा खा कर बोर हो गई हूँ, मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन अब ये खाना नहीं खाऊंगी। पर सासू माँ, संचिता अपनी बहू की एक नहीं सुनती और वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और गुस्से में पूरा दिन बाहर नहीं निकलती। ऐसे ही रात को जब रोहित आता है तब वो अंजुला की आंखों में आंसू देखता है और उसकी आंखों में आंसू देखकर रोहित अपनी पत्नी से कहता है, क्या हुआ अंजुला, तुम्हारी आंखों में आंसू? उसकी ये बात सुनते ही अंजुला रोहित के गले लग जाती है और रोते हुए आज की सारी बात बताती है। ये जानने के बाद रोहित उससे कहता है, बस इतनी सी बात अंजुला, तुम भी ना बस इतनी सी बात पर रोने लगी। चलो मैं खाना बनाना सिखाता हूँ तुम्हें। तुमको खाना बनाना आता? अब वो मुझे खाना बनाना तो नहीं आता, पर हम YouTube से देखकर बनाएंगे। इस तरह से अब अंजुला और रोहित दोनों ही किचन में खाना बनाने लगते हैं, लेकिन उन दोनों से ही खाना नहीं बनता। रात को बर्तनों की आवाज सुनकर संचिता चुपके से अपने किचन के बाहर से अपनी बहू और बेटी को देखती है, जहाँ वो देखती है कि अंजुला दुखी होकर रोहित से बोल रही है, रोहित, हम खाना नहीं बना पाया और हमारी मदद करने तुम आया, पर तुमको भी खाना नहीं बनाना आता, तो अब क्या करें? अंजुला कोई बात नहीं, माँ ज्यादा समय तक गुस्सा नहीं होंगी। नहीं रोहित जी, मुझको नहीं लगता सासू माँ मानती। तुमको पता है हमारी वजह से सासू माँ भूखा सोया, हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो हमको ये इंडिया रसोई बहुत जिम्मेदारी के साथ दिया, पर हम ये रसोई नहीं संभाल पाया। तुम चिंता मत करो अंजुला, सब ठीक होगा। चलो रात ज्यादा हो गई है, चलकर सो जाते हैं, सुबह का सुबह देखेंगे। इस तरह रोहित और अंजुला सोने चले जाते हैं। अगली सुबह रोहित खाना ऑर्डर करता है और जब सभी लोग खाना खाने बैठते हैं तब इंडियन नाश्ता देखकर संचिता उससे कहती है, अरे आज तो टेबल पर इंडियन नाश्ता है। बहू ये क्या, आज ये नाश्ता कैसे? हाँ माँ, आपकी नेपाली बहू ने इंडियन खाना बनाना सीख लिया है, एक बार खाकर तो देखो। मुझे तो देखने से ये खाना बहुत टेस्टी लग रहा है। रोहित क्यों झूठ बोल रहा है? तुम जब देर रात दोनों खाना बनाने की कोशिश कर रहे थे ना, तब मैं भी किचन की खिड़की से चुपके से तुम दोनों की ये हरकत देख रही थी और तुम्हारी बातें भी सुन रही थी। और तुम्हें क्या लगा कि मुझे नहीं पता कि ये खाना बहू ने नहीं बनाया, बल्कि बाहर से ऑर्डर हुआ है? सासू माँ, हमको माफ कर देना तुम। हमको नहीं आया खाना बनाना, लेकिन हम पूरा कोशिश किया, और आज जो रोहित बाहर से मंगवाया उसके लिए भी माफ कर देना हमको। बहू मैं जानती हूँ, पर मैं इस बात से नाराज नहीं हूँ कि तुझे खाना बनाना नहीं आता। मुझे इस बात से नाराजगी है कि मैंने अपनी नेपाली बहू को रसोई संभालने को दिया, लेकिन वो संभाल नहीं पाई। और संभाल नहीं पाई यहाँ तक ठीक है, लेकिन उसने आज तक कभी मुझसे ये नहीं कहा कि मम्मी जी आप मेरी मदद कर दो। बहू मैं बुरी नहीं हूँ, इसलिए अब से मैं तुझे खाना बनाना और रसोई को संभालना सिखाऊंगी। इस तरह से संचिता अपनी बहू को उसकी रसोई संभालना सिखाती है, साथ ही उसको इंडियन खाना बनाना भी सिखाती है। राघव एक बड़े और अमीर परिवार से था। वो एक संजना नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था, जिसे वो कॉलेज के टाइम से जानता था। लेकिन संजना उससे नहीं बल्कि उसके पैसों से प्यार करती थी, क्योंकि वो बहुत लालची लड़की थी। ऐसे ही एक दिन राघव संजना से कहता है, संजना, मैंने अपनी माँ से ना हमारी शादी की बात की है और उन्होंने कहा है ना कि वो तुमसे मिलना चाहती है। पर राघव,
कहीं तुम्हारी माँ ने मुझे देखकर इस शादी से इनकार कर दिया तो? नहीं नहीं, मेरी माँ बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती है। तुम बस कल मेरे साथ चलना मेरे घर। तुम इतना कहते हो तो ठीक है, मैं आ जाऊंगी कल। इतना कहकर दोनों कुछ देर और बातें करते हैं और फिर राघव संजना को अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठाकर उसे उसके घर के बाहर छोड़ आता है। अगले दिन राघव संजना को अपने घर लेकर आता है और अपनी माँ राखी से मिलवाता है। राघव की माँ बहुत ही सीधी सादी थी और राघव की माँ को देखकर संजना कहती है, नमस्ते आंटी जी। जीती रहो बेटी, कैसी हो तुम? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ, आपको मेरी पसंद कैसी लगी? अरे इसमें कोई शक है क्या? बहुत अच्छी और सुंदर है। राघव और उसकी माँ दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे और संजना राघव के बड़े से घर को घूर घूर कर देख रही थी और राखी के महंगे गहने जेवर वगैरह देखकर उसकी नजरें उससे हट ही नहीं रही थी कि इतने में राघव कहता है, क्या हुआ संजना, यहाँ वहाँ क्या देख रही हो? कुछ नहीं, बस देख रही थी। घर काफी अच्छा बना है तुम्हारा राघव। और आंटी जी, आपके गले का हार तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। हाँ, ये पूरे 5 लाख का है। राघव के पापा ने दिया था मुझे। 5 लाख? ये बुढ़िया तो बड़ी ही अमीर है। अरे तुम फिर खो गई। अरे कोई नहीं संजना बेटा, अब तुम मुझे अपने माँ पापा से मिलवा दो ताकि जल्द से जल्द हम तुम दोनों की शादी करवा दें। ठीक है आंटी जी। अब कुछ दिनों बाद संजना के माता पिता राघव की माँ से मिलकर दोनों की शादी पक्की कर देते हैं और 2 महीने बाद दोनों की शादी भी हो जाती है। लेकिन शादी के 1 हफ्ते के अंदर ही राघव की एक कार एक्सीडेंट में जान चली जाती है। राघव के मर जाने के बाद उसकी माँ राखी और संजना बहुत गरीब हो जाते हैं और राखी संजना के साथ एक छोटे से टूटे फूटे घर में रहने लगती है। एक दिन संजना राखी को ताना देती हुई कहती है, हे भगवान, मेरे तो कर्म ही फूट गए। सोचा था अमीर घर में शादी होगी तो ऐश की जिंदगी बीतेगी, लेकिन यहाँ तो इस टूटे फूटे घर में ही जीना पड़ रहा है। बहू ऐसा नहीं बोलते, ये तो समय समय की बात होती है और वैसे भी पैसा किसी का नहीं होता है, आता है तो जाता भी है। तो खुद को दोष मत दे बेटी। मैं खुद को यूँ दोष दे रही हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे बेटे से शादी की है, फिर वो इस गरीबी में मुझे छोड़ गया। बेटी, मेरे मरे हुए बेटे को तो मत कोस, उसने तो तुझसे प्यार ही किया था। अरे अब यहाँ बैठकर मुझे ये भाषण मत दो, जाओ और मुझे 1000 रुपए ला कर दो। मुझे पिज्जा, चिकन बिरयानी और भी काफी कुछ खाने का मन कर रहा है। बहुत तेज भूख लगी है मुझे। पर इस उम्र में मैं कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे बहू? मुझे नहीं पता, कहीं से भी ला के दो मुझे पैसे। मुझे चाहिए तो चाहिए। पर मैं कहाँ से लाऊं इतने सारे पैसे बहू? चोरी करो, भीख मांगो, चाहे किसी की जान लो, पर मुझे पैसे लाकर दो। भीख? अगर तुम शाम को पैसे नहीं लाई तो रात को तुम्हें घर के बाहर सड़क पर ही सोना पड़ेगा, समझी? अब निकलो यहाँ से। ठीक है बहू, मैं जाती हूँ। इतना कहने के बाद राखी अपने घर से बाहर चल देती है और चलते चलते वो मंदिर के बाहर पहुँच जाती है। उसके मन में सिर्फ संजना की बातें चल रही थी और वो अपने बेटे को याद करके रोने लगती है और मंदिर के किनारे बैठकर कहती है, हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? एक तो मुझसे मेरा बेटा छीन लिया और फिर मुझे इस लालची बहू के पास छोड़ दिया। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। राखी वहाँ बैठकर रो रही थी। तभी एक आदमी उसे रोता हुआ देखकर उसके आगे कुछ चिल्लर रखकर चला जाता है। लोगों को लगता है कि वो कोई भिखारन है और फिर धीरे धीरे और लोग भी उसके आगे पैसे रखकर चले जाते हैं। मजबूरन अब उसे भीख ही मांगनी पड़ती है। पूरा दिन भीख मांगकर राखी रात को घर वापस आती है और उसे देखकर संजना कहती है, रुको वहीं, पहले ये बताओ कि पैसे लाई हो या नहीं। अगर नहीं लाई हो तो बाहर ही सोना, घर में मत आना, समझी? बहू मैं पैसे ले आई हूँ, ये देखो। क्या ले आई? अरे तो बाहर क्या खड़ी हो, अंदर आ जाओ और पैसे दो। हाँ ये लो बहू, और मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। खाना? कहाँ से आया खाना? तुमने घर में पैसे दिए थे क्या? अब चुपचाप जाओ, पानी पीकर सो जाओ, सुबह भी जाना है तुम्हें पैसे कमाने, समझी? इतना कहने के बाद संजना उन पैसों को अपने तकिए के नीचे रखकर खटिया पर सो जाती है और राखी जमीन पर। सुबह होती है और संजना राखी को उठाकर कहती है, अरे ये क्या, तुम अभी तक सो रही हो? बहू मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, आज नहीं जा पाऊंगी कहीं।
अरे ऐसे कैसे नहीं जाओगी? अगर तुम नहीं जाओगी तो ये घर कैसे चलेगा? और मुझे अपने लिए साड़ियाँ भी लानी है। कब तक ये सफेद साड़ी पहने घूमूंगी? देख बहू, इतना लालच भी अच्छा नहीं होता है, समझी तुम? अच्छा जी, अब मेरा ये सब पहनने का समय आया है तो ये लालच हो गया। और जब तुम वो भारी भारी जेवर पहनकर घुमा करती थी, उसका क्या? तब हमारे पास पैसे थे, अब नहीं है बहू। मुझे कुछ नहीं पता, जाओ और पैसा लेकर आओ मेरे लिए। इतना कहकर संजना राखी को घर से बाहर निकाल देती है पैसे लाने के लिए, और बेचारी राखी चुपचाप रोते हुए वही मंदिर के बाहर जाकर बैठ जाती है और भीख मांगने लगती है। राखी मुंह को एक और पल्लू से ढक लेती है ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। तभी वहाँ पर राखी के पड़ोस में रहने वाली एक पड़ोसन मंदिर के बाहर आती है और राखी को भिखारन समझकर उसके आगे पैसे रख रही होती है कि इतने में ही उसका मुंह दिख जाता है। तो वो राखी को पहचानकर उससे कहती है, तुम राखी हो ना? राखी अपना मुंह छुपाने लगती है। अरे राखी, तुम ऐसे मुंह क्यों छुपा रही हो? यहाँ देखो मेरी तरफ। राखी सारे पैसे बटोर कर वहाँ से जाने की कोशिश करती है। तभी पड़ोसन उसका पल्लू हटा देती है और राखी को इस हालत में देखकर दंग रह जाती है और उसे कहती है, राखी, तुम्हें ये क्या हुआ है? तुम यूँ भीख क्यों मांग रही हो? और तुम्हारी बहू कहाँ है? राखी अब अपनी पड़ोसन को सारी बात बताती है कि किस तरह से उसकी बहू ने उसे अपने लालच के चलते एक भिखारन बनने पर मजबूर कर दिया। जिसके बाद पड़ोसन राखी को लेकर पुलिस के पास जाती है और उसकी बहू के खिलाफ कंप्लेंट करवाती है और फिर पुलिस संजना को अपनी सास के साथ अत्याचार करने के आरोप में जेल में डालती है और राखी को वृद्ध आश्रम में भेज दिया जाता है ताकि वो अपनी बची हुई जिंदगी आराम से गुजार सके। रूपा का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता अनमोल शादी ब्याह में वेटर का काम किया करते थे, जिसके चलते कई बार वो शादी का बचा हुआ खाना घर भी ले आया करते थे। ऐसे ही सर्दियों की एक रात में हाथों में स्टील की बोतल लिए हुए अनमोल घर आता है और अपनी पत्नी सुधा को आवाज देता है, अरे सुधा, कहाँ हो? यहाँ आओ। पापा आप आ गए? माँ अभी आ रही हैं। माँ बगल वाली काकी के घर गई हैं। लो आ गई। जी आ गए आप? और क्या लेकर आए हैं? अरे आज मैं तुम लोगों के लिए कॉफी लेकर आया हूँ, पी कर देखो, बहुत अच्छी है। कॉफी? हाँ पापा, मैंने फोन में देखा है। कॉफी वही होती है ना जिसमें ऊपर बहुत सारी झाग भी होती है? हाँ बेटा, वही होती है। जाकर गिलास लेकर आ, आज हम सब कॉफी पियेंगे। अपने पिता की बात सुनकर रूपा जल्दी से रसोई में जाती है, 3 गिलास लेकर आती है। अनमोल तीनों गिलास में बराबर कॉफी डालता है और रूपा फटाफट से कॉफी पीती है और कहती है, हाय रे पिताजी, ये तो कड़वी है। आपने चीनी नहीं मिलाई इसमें? बेटा, कॉफी में सभी लोग तेज चीनी पीना पसंद नहीं करते, सब अपने हिसाब से डाल लेते हैं, इसलिए तू भी डाल ले बेटा। रूपा जल्दी से कॉफी में चीनी मिला देती है और फिर से पीती है और कहती है, अब आया ना मजा? ये बहुत अच्छी है पापा, मजा आ गया सच में। हाँ बेटा, तभी तो लेकर आया हूँ। पापा रोज ले आया करो ना। हाँ, पापा ही तो बनाते हैं जो रोज ले आएंगे। अरे ये तो शादी में बच गई होगी जिस वजह से ले आए, नहीं तो हम गरीबों के घर चाय बन जाए वही बड़ी बात है। पर माँ, इसका स्वाद देखो ना कितना अच्छा है। घर में तो हम एक टाइम ही दूध वाली चाय पीते हैं, एक टाइम तो बचत करने के लिए काली चाय ही पीने पड़ती है, और इस कॉफी में तो दूध ही दूध है। चुप कर और जाकर सो जा, पता नहीं कितना बोलती है, मुंह भी नहीं थकता है तेरा। जल्दी पी इसे और लेट जा। अपनी माँ की बात सुनकर रूपा अपना मुंह बंद कर लेती है और आराम से कॉफी पीने लगती है और कॉफी पीने के बाद वो अपना बिछौना बिछा कर सो जाती है। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। अब रूपा का मन बार बार कॉफी पीने का करने लगा था। ऐसे ही एक दिन वो बैठे बैठे खुद से कहती है, क्या करूं? पापा तो पता नहीं कब दोबारा कॉफी लेकर आएंगे और मेरा मन अभी पीने का है। माँ का मन कर रहा है। क्या करूं? हाँ, फोन में बनाना देखती हूँ। काकी के घर जाती हूँ, उनके फोन में देखती हूँ कैसे बनाते हैं कॉफी। इतना कहकर रूपा जल्दी से उठती है और अपनी पास वाली काकी सुमन के घर जाती है और कहती है, काकी क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस घर के काम कर रही थी। तू बता किस काम से आई है? वो काकी मुझे अपना फोन दे दो ना, मुझे देखना है कॉफी कैसे बनाते हैं। मेरा ना पीने का मन कर रहा है। अच्छा, वो अंदर पलंग पर रखा है, जाकर देख ले।
सुमन की बात सुनकर रूपा जल्दी से फोन के पास जाती है और उसमें कॉफी बनाने का तरीका देखती है, जिसके बाद वो अपने घर वापस आती है और अपने जोड़े हुए कुछ पैसों से कॉफी बनाने के लिए दूध और कॉफी के पैकेट ले आती है और थोड़ी देर मेहनत करने के बाद वो एकदम बढ़िया कॉफी बना लेती है और उसे सर्व करके सुधा के पास जाती है और कहती है, माँ देखो मैंने कॉफी बनाई है। तूने कैसे बना ली? पैसे कहाँ से आए तेरे पास? माँ जो पापा पैसे मुझे देते हैं वही जोड़े हैं मैंने, और इसको बनाने की विधि मैंने काकी के फोन से देखी है, वही से सीख कर बनाई है। आप भी पीकर बताओ ना कैसी बनी है। ठीक है, रुक जा पीती हूँ। इतना कहकर सुधा रूपा के हाथ की बनी हुई कॉफी पीती है और कहती है, अरे वाह रूपा, तूने तो एकदम बढ़िया कॉफी बनाई है, मजा आ गया पीकर। हाँ माँ ये तो बढ़िया बनी है। अब से घर में कोई खास मेहमान आएगा ना तो हम उसे कॉफी ही बनाकर पिलाएंगे। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। रूपा अब आए दिन अपने घर वालों को कॉफी बनाकर पिलाने लगती है। साथ ही अपनी काकी के फोन की मदद से वो कई तरीके की कॉफी बनाना सीख जाती है। आसपास के लोग भी अपने घर पर होने वाले छोटे मोटे फंक्शन में रूपा को बुलाकर उससे कॉफी बनवाया करते थे। ऐसे ही एक रात जब अनमोल अपने काम से घर आ रहा था, तभी रास्ते में तेज रफ्तार से आ रही कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और इस हादसे में वो अपने पैरों से विकलांग हो जाता है, जिस वजह से घर के हालात बहुत बुरे हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन अनमोल रोते हुए सुधा से कहता है, सुधा ये क्या हो गया? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम लोगों पे इस तरह से बोझ बन जाऊंगा। अरे अभी तो मेरी रूपा के हाथ भी पीले नहीं हुए थे और मैं इस तरह से अपाहिज हो गया। घर का खर्च कैसे चलेगा? आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना। हम अपनी रूपा की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे, वो भी एक अच्छे घर में। बस आप आराम करो। इतना कहकर सुधा वहाँ से चली जाती है और बाहर आकर फूट फूट कर रोने लगती है। ये सब देखकर रूपा को बहुत दुख होता है, जिसके बाद वो अपने माता पिता की मदद करने के लिए कॉफी का स्टॉल लगाना शुरू कर देती है और 10 रुपए कप के हिसाब से कॉफी बेचना शुरू कर देती है। और क्योंकि रूपा के हाथों की कॉफी पहले से ही सभी को बहुत पसंद थी, इसी वजह से उसको अपने स्टॉल से 2 वक्त के खाने की और अनमोल की दवाई जितने पैसे मिल जाया करते थे। अपनी बेटी की मेहनत देखकर सुधा बोलती है, लाडो, कहाँ हमें तुझे सुख चैन की जिंदगी देनी चाहिए, कहाँ तो हमारी अन्नपूर्णा बन गई है। ये गरीब कॉफी वाली बहुत प्यारी बेटी है। माँ क्या आप भी? अरे आप तो मेरे माता पिता हैं। आपने मुझे बड़ा किया है, इस लायक बनाया कि मैं कुछ कर सकूं। और अगर पापा उस रात कॉफी न लाते तो कभी मेरे दिल में कॉफी पीने या बनाने का विचार ना आता। और हाँ, जब तक मैं हूँ आपको किसी तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है और एक दिन बहुत बारिश हो रही होती है। रूपा के स्टॉल के बाहर एक गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है और उसमें से विवान नाम का एक सुंदर सा लड़का बाहर आता है और रूपा के स्टॉल का नाम पढ़ते हुए बोलता है, गरीब कॉफी वाली, वाह बड़ा ही यूनिक नाम है। कॉफी भी यूनिक है क्या? जी ये तो आप पीकर ही मालूम कर लीजिए। 1 कप कॉफी दे दो। रूपा विवान को जल्दी से 1 कप गर्म गर्म कॉफी देती है। कॉफी का एक घूंट भरते ही विवान का दिल खुश हो जाता है और वो कहता है, सच में यकीन नहीं हो रहा है, इसका स्वाद बहुत 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 ज्यादा अच्छा था। मैंने आज तक इतनी अच्छी कॉफी नहीं पी, वो भी इतने कम दाम में। जी साहब शुक्रिया। वैसे तुम यहाँ इस छोटे से गांव में काम क्यों कर रही हो? अरे बड़े शहर जाके काम करो, तुम्हारी कॉफी का स्वाद बहुत अच्छा है, तुम आगे तक जाओगी सच में। नहीं साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं शहर जाकर काम कर सकूं। मुझे मेरा घर भी देखना होता है। मेरे अलावा मेरे माँ पापा का कोई नहीं है। और अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो? जी आप? हाँ मैं, मुझे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है, खास तौर पर तुम जैसे लोगों की जो कि टैलेंट से भरे हुए और बहुत प्यारे हैं। ऐसे ही विवान रूपा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर उसकी मदद करने लगता है। सबसे पहले वो रूपा के घर में खाने पीने और अनमोल की दवाइयों का इंतजाम करता है, जिसके बाद वो रूपा को लेकर जाता है, जहां वो रूपा का गरीब कॉफी वाली के नाम से एक छोटा सा कैफे खुलवा देता है। और धीरे धीरे रूपा के हाथ की कॉफी गांव की तरह शहर में भी बहुत फेमस हो जाता है। साथ ही रूपा की लगन और स्वभाव देखकर विवान को उससे प्यार हो जाता है। और ऐसे ही एक दिन जब रूपा अपने माता पिता के साथ घर पर बैठी होती है,
तभी वहाँ विवान आता है और कहता है, वैसे तो मुझे ये बात बहुत पहले कह देनी चाहिए थी, पर अब मैं रुक नहीं सकता। आंटी जी, अंकल जी, मैं आपकी बेटी गरीब कॉफी वाली से शादी करना चाहता हूँ। इस पे मैं अपना दिल हार चुका हूँ, अगर आप राजी हो तो। विवान की बात सुनकर रूपा शर्मा कर भाग जाती है। वहीं अनमोल और सुधा रिश्ते के लिए हाँ कह देते हैं और थोड़े समय बाद ही दोनों की बहुत धूमधाम से शादी हो जाती है। ज्योति अपनी माँ सुशीला को अपने बॉयफ्रेंड अनुराग से मिलवाते हुए कहती है, माँ, ये है अनुराग। मैं इसके बारे में ही अब तक आपको बताती रहती थी। दिखने में तो ठीक ठाक ही लग रहा है, लेकिन करता क्या है, इसके परिवार में कौन कौन है, ये सब भी तो पता होना चाहिए ना। ऐसे ही थोड़ी तेरी शादी इससे करवा दूंगी। माँ, वैसे तो अनुराग एक बहुत ही अच्छी जॉब करता है। अनुराग के परिवार में कोई नहीं है, ये अकेला ही रहता है और शादी के बाद तो ये हमारे साथ ही रहेगा ना। क्यों माँ, मैं सही कह रही हूँ ना? क्या ये हमारे घर जमाई बनकर रहेगा? हाँ माँ, आप भी तो यही चाहती हो ना कि आपकी बेटी हमेशा आपकी नजरों के सामने ही रहे। तो अब से मैं, अनुराग और आप, हम तीनों एक साथ ही रहेंगे। क्यों, अनुराग के घर में कांटे लग रहे हैं क्या? हमारे घर में तो यही होता है कि लड़की शादी के बाद अपने पति के घर रहती है, और तू ये बोल रही है कि तू और ये दोनों यहीं रहेंगे? माँ, अनुराग किराए पर रहता है। अब आप ही बताओ ना, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। जब आप यहाँ हो तो हम क्यों कहीं और जाएं? और वैसे भी आपके साथ रहूंगी तो मुझे आपकी फिक्र भी नहीं लगी रहेगी। अच्छा जा, अब रसोई में जाकर चाय पानी तो लेकर आ, तब तक मैं थोड़ी बात कर लूँ अनुराग से। सुशीला वहाँ से ज्योति को रसोई में भेज देती है। जैसे ही ज्योति रसोई में जाती है कि तभी सुशीला अनुराग से सवाल जवाब करने लगती है और कहती है, देखो, मैं तो अपनी बेटी की शादी करती तो खूब सारा दहेज देती उसे, आगे भविष्य में उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। लेकिन अब तो तुम यही रहने वाले हो तो। आंटी जी, आप फिक्र मत करो, हम यही रहने वाले हैं। लेकिन फिर भी मैं आपकी बेटी को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। आप उसकी फिक्र मत करो, मैं हूँ उसके लिए। लेकिन अब तुम यहाँ रहोगे तो। आंटी जी, आप बोलना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा। मैं बस इतना बोलना चाह रही हूँ कि आमतौर पर तो लड़की वालों की तरफ से दहेज आता है, लेकिन जब यहाँ लड़का ही रहने आ रहा है तो दहेज भी तो उसे ही लाना चाहिए ना। क्या आप अपनी बेटी के पति से दहेज लेने की बात बोल रही हैं? अरे हाँ भाई, मुझे भी पता चलना चाहिए ना कि मेरी बेटी ने जिसको पसंद किया है वो कंगाल नहीं है, बल्कि उसकी सारी जरूरतें पूरी कर सकता है। अगर तुम मेरी बात समझ गए हो तो अच्छा है। ठीक है आंटी जी, मैं आपकी सारी बातें भी समझ गया हूँ और आपकी बातें मानने को भी राजी हूँ। अनुराग सुशीला की सारी बातें मान जाता है और दहेज लाने के लिए भी हाँ करता है। अनुराग का आत्मविश्वास देखकर सुशीला भी शादी के लिए स्वीकृति दे देती है। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी धूमधाम से होती है। शादी के साथ ही अनुराग सारा दहेज ले आता है और ये दहेज वाली बात को ज्योति से छुपाने के लिए सुशीला बहाना भी बना देती है कि ये सब सामान ज्योति की शादी का तोहफा है। इसीलिए ज्योति भी कुछ नहीं कहती। कुछ दिनों के बाद सुशीला की पड़ोसन उसके घर आती है और सुशीला से कहती है, अरे तेरी तो किस्मत ही चमक गई। कहाँ तेरे घर में कुछ भी नहीं था और तेरे दामाद के आते ही घर में देखो कैसे भर गया है। दामाद के साथ दहेज भी आया है क्या? अरे तू भी कैसी बातें कर रही है? मेरे दामाद जिसका खुद का घर नहीं है वो क्या दहेज लाएगा? बात तो सही ही है तेरी, लेकिन तेरे दामाद के कदम बड़े शुभ है, वरना जो घर पुराने सामान से भरा था वो दामाद के आते ही कैसे नए सामान से भर गया। क्यों, अब तो तू मेरी बात से सहमत है ना? नहीं, मैं तेरी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अरे ये तो मैंने पैसे बचाए थे, ये सोचा था जब बेटी की शादी होगी तो उसे दहेज में दूंगी, लेकिन यहाँ तो बेटी का पति ही मेरे घर आ गया। कोई बात नहीं, ये तो तेरे लिए ही अच्छा हुआ। अब तक तो बस तेरे पास बेटी थी, लेकिन अब तेरे पास बेटा और बेटी दोनों है, इसलिए मुंह मत बना। सुशीला अपने दामाद की बुराई ही करे जा रही थी और उसकी पड़ोसन इन सब बातों के लिए उसे बार बार समझा रही थी। इतने में अनुराग वहाँ पर अपना लैपटॉप लिए आता है और अनुराग को देखकर सुशीला कहती है, अब खुद ही देख ले, मेरा दामाद तो घर पर ही रहता है तो ये दहेज कहाँ से लाएगा? अरे इसकी इतनी ही औकात होती तो ये मेरी बेटी को अपने घर लेकर जाता ना, यहाँ घर जमाई बनकर नहीं रहता। मम्मी जी, आप ये क्या बोल रही हो? अरे सुशीला, तू क्यों अपने दामाद की बुराई कर रही है? वो भी किसी बाहर वाले से, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। अरे वो भी लैपटॉप पे काम कर रहा है। वैसे भी आजकल तो लोग घर से ही काम करते हैं ना। दूर से सबको सब ठीक लगता है, लेकिन जो यहाँ रह रहा होता है ना, उन लोगों के साथ एक बार जरा उनसे भी पूछ लो कि क्या सच में सब ठीक है या बस दिमाग का वहम है।
खैर, अब ये सब तेरे घर की बात है, अब मैं इसमें क्या ही बोलूं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर वहाँ से सुशीला की पड़ोसन चली जाती है और ये सब होते हुए भी अनुराग कुछ ज्यादा नहीं बोलता। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता है। कुछ दिनों बाद ज्योति, सुशीला और अनुराग तीनों साथ बैठी थी। तभी ज्योति कहती है, माँ, आज तो सभी घर पर है, मैं आज सबके लिए चाय पकौड़े बनाऊं? हाँ, ये बहुत ही सही बोला तुमने। मेरा वैसे भी बहुत मन है कुछ अच्छा सा खाने का। ज्योति, तुम पकोड़े के साथ धनिया और पुदीने की चटनी बना देना, मजा आ जाएगा। ठीक है। और माँ, आपको भी कुछ खास बनवाना हो तो बता दो, मैं बना दूंगी। हाँ हाँ, तू काम कर और तेरा पति बैठे बैठे तेरे पर हुक्म चलाए। क्या मतलब आपका माँ? साफ साफ बोलो, आपको बोलना क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो यही बोल रही हूँ कि जैसे तू बहू बनकर जाती है अपने पति के घर, वैसे ही अब तेरा पति भी तो हमारे घर में साथ रहता है, तो उसे काम करना चाहिए। तो तू क्यों कर रही है? माँ, आप क्या बोल रही हो? वैसे ही अनुराग जी दिन भर काम करते रहते हैं और अब क्या घर का काम भी वही करें? वैसे तो आप बड़ा बोलती थी कि लड़की को शादी के बाद अपने ससुराल में रहना होता है, लेकिन अब जब अपने ही दामाद से खाना बनाने की बात कर रही हो तो बुरा नहीं लग रहा? ज्योति, तुम माँ को क्यों जवाब दे रही हो? जो माँ के मन में था माँ ने तो वही बोला है ना। अनुराग, तुम रहने दो। माँ का ना रोज का ही हो गया है, तुम्हें बिना बात के ही इतना सब कुछ बोलती रहती हैं। अब तो कुछ बोलना भी पाप हो गया है। मैं अपनी बेटी की भलाई के लिए अब कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ ना। पति ने अच्छे से समझा जो दिया है। सुशीला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। सुशीला को अनुराग जरा भी पसंद नहीं था और इसी वजह से वो कोई मौका नहीं छोड़ती थी जिसमें वो अपने दामाद को नीचा दिखाए। ऐसा ही कई दिनों तक चलता है। एक रोज अनुराग अपने कमरे में आराम से बैठा था। तभी वहाँ सुशीला आती है और कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी ही बेटी को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। और एक तो तुम हमारे घर में रह रहे हो, ऊपर से मेरी बेटी को मेरे ही खिलाफ भड़का रहे हो। मम्मी जी, आप ही क्या बोल रही हो? मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैं सब अच्छे से जानती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो आज तक ज्योति को ये तक नहीं बताया कि उसका पति दहेज लेकर आया है। नहीं बताया है तो बता दो ना। वैसे भी जिस तरह से मेरी बेटी आजकल मेरे साथ बर्ताव कर रही है ना, मुझे तो यकीन है कि तुमने उसे सब बता दिया होगा। सुशीला चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतने में वहाँ ज्योति आती है और ये सब सुनने के बाद कहती है, माँ, मैंने उस दिन ही आप दोनों की सारी बातें सुन ली थी जब आप मेरे पति से दहेज मांग रही थी। नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैंने ऐसा तो कभी कुछ नहीं बोला। नहीं माँ, गलत तो आपने समझा अपने दामाद को और मेरे पति के लाए हुए दहेज को। आप ये बोल रही थी कि शादी का तोहफा है। ज्योति, अब ये सब बातें करके क्या फायदा? छोड़ो ये सब बातें। नहीं अनुराग, आज मुझे बोलने दो। माँ, ये मेरे पति हैं और आप बार बार यूँ इस तरह इनका अपमान नहीं कर सकती। लेकिन बेटा तू। माँ, अब आप कुछ मत बोलो। अनुराग बस मेरी खुशी के लिए ये सब कर रहा था और अनुराग की इतनी अच्छी जॉब है ना कि उसने कुछ ही दिनों में अपना घर भी ले लिया है और अब से हम वहीं रहेंगे। नहीं बेटा, तुम दोनों कहीं मत जाओ। सुशीला को अपनी गलती तो समझ आ गई थी, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि ज्योति अब अपनी माँ की बात नहीं सुनती है और वो अपने पति के लाए दहेज के साथ सुशीला के घर से चली जाती है।